चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 चार्ज है प्लस क्यू, क्यू और फिर प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0 d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब कि सॉल्यूशन देखिए, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो ये हो गया मान लो x बराबर 0, ये हो गया x बराबर d/2 और ये हो गया x बराबर d। ओरिजिन से ये दूरी हो गई, क्लियर है। कहने का मतलब कि यहां से यहां की दूरी जो है वो d/2 है और यहां से यहां की दूरी जो है वो d है, क्लियर है। तो इसके ऊपर क्या हुआ है बाबू कि चार्ज रखा हुआ है, तो यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है जो कि है प्लस क्यू, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू और यहां पे फिर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x बराबर 0, मतलब ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है वो अगर 0 है, तो आप बताइए कि ये जो स्मॉल q है इसकी वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2019 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब देखिए बाबू यहां पे क्या है, कहने का मतलब है यहां पे सबसे पहला चीज कि ये जो क्यू चार्ज ओरिजिन पे है वो एक फोर्स इसके द्वारा एक्सपीरियंस करेगा, तो मान लेते हैं वो फोर्स जो है रिपल्सिव ही होगा और ये उसकी डायरेक्शन हो गई F1 फोर्स हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो F1 फोर्स होगा दिस इज द फोर्स ऑन प्लस क्यू एट x बराबर 0 ड्यू टू क्यू placed at d/2 distance from plus q चार्ज क्या होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी F1 बराबर देखो k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, क्लियर है, q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर, बोले तो k q 4 और ये d², ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब उसके बाद क्या होगा कि एक फोर्स इसके द्वारा इसके ऊपर लगेगा और कूलम्ब्स लॉ के आधार पे फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। सो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में ये है, उससे कोई प्रवाह फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्लियर है। तो इसके द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये भी रिपल्सिव होगा और इसकी भी डायरेक्शन यही होगी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे F2 जो होगा ये क्या होगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू एट x बराबर 0 ड्यू टू प्लस क्यू एट d डिस्टेंस, एट x बराबर d डिस्टेंस पे, क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में। तो यहां पे F2 बराबर k q अपॉन d का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। सो ये आपको क्या मिला, ये हुआ k q d² और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 2। अब क्या हुआ बाबू कि कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके ऊपर ये 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स F बराबर F1 प्लस F2 होगा और ये क्या होगा 0 हो जाएगा, दिया हुआ ही है। तो कहने का मतलब 4k q अपॉन d² इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस k q d² इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो गया बाबू, यहां पे हो गया आपको, है ना, 4k q अपॉन d² इज इक्वल टू माइनस k q अपॉन d² से d² कैंसिल, इस k से ये कैंसिल, इस q से ये q कैंसिल, तो क्या बचा 4q इक्वल्स टू माइनस q। सो q बराबर माइनस q/4 आ गया। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी जो है ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, है ना, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वेशन दिया हुआ है, जहां पे ये A एंड A आर कांस्टेंट। अगर Q जो है वो टोटल चार्ज है ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेडियस R क्या होगा? ऑप्शन A B C D है। ये भी क्वेश्चन 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2019 में पूछा हुआ। तो सबसे पहला चीज यहां पे देखिए दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहला यहां पे दिया हुआ है तुम्हारा एक स्फीयर और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? तो अगर याद हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? या उसी को हम लोग लिखते हैं रो बराबर, यहां रो आर इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी से कोई दिक्कत? क्लियर है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? डी क्यू अपॉन डीवी। तो बाबू यहां पे वॉल्यूम जो होगा वो आपका क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है ना? तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, तो हमको वहां से क्या मिल जाएगा? डीवी मिल जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई बाहर, और ये हो गया 3r²। इस 3 से ये 3 कैंसिल, सो dv इज इक्वल टू 4 पाई r² dr हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कहने का मतलब इस इक्वेशन से आप देखिए बाबू, तो डी क्यू जो होगा दिस इज इक्वल टू रो dv होगा। क्लियर है? जो कि आपका रो 4 पाई r² क्या होगा? dr होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? समझ रहे हो मेरी बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब देखिए ध्यान से, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो की वैल्यू। क्लियर है? तो क्या है बाबू? a/r²। क्लियर है? e माइनस 2r/a है ना? क्या होगा? a/r², e का पावर माइनस 2r/a। क्लियर है? 4 पाई r² dr। और अगर हमको Q निकालना है तो उस स्फीयर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो 0 से उसके पूरे रेडियस तक हुआ होगा। क्लियर है? तो अगर हमको Q निकालना है तो हम Q बराबर इंटीग्रेशन 0 से r a/r² e माइनस 2r/a 4 पाई r² dr होगा। अब देखो ये r² से ये r² कैंसिल। क्लियर है? तो बचा क्या? बचा बाबू तुमको Q बराबर, देखो इंटीग्रेशन a। क्लियर है? या हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे रहे हैं 4 पाई a e माइनस 2r/a dr। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से r तक। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। क्लियर है ना? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? देखो 4 पाई है ना, a ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा e का पावर माइनस 2r/a और क्या हो जाएगा? dr। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है ना, आपके पास अलग अलग तरीका है। क्लियर है? सबसे पहला चीज आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक तो है कि जो प्रैक्टिस है जिनका इंटीग्रेशन का वो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख देंगे वैल्यू। जिनको नहीं है तो वो क्या करेंगे, इसको z मान लेंगे या x मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। क्लियर है? और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x का मान और फिर इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग को वैल्यू मोटा मोटी याद है। तो 4 पाई a क्या होगा? e का पावर माइनस 2r/a अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 2r होगा ना? क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो Q बराबर, इंटीग्रेट करने पे हो जाएगा हमको Q बराबर, ठीक है, Q बराबर 4 पाई a e माइनस 2r/a अपॉन में माइनस 2r। और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? तो इसकी लिमिट लगेगी 0 से r तक। सही ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो Q बराबर देखो माइनस 4 पाई a अपॉन में 2r।
क्लियर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई माइनस 2r अपॉन ए, 2r अपॉन ए, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर 2r बाई ए भी तो आएगा ना, क्लियर है, 2r डिफरेंशिएट ये होगा तो 2 बाई ए बचेगा, सॉरी, है ना। तो e माइनस 2r बाई ए माइनस, देखो e माइनस 2 इंटू 0 अपॉन ए, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे q बराबर -4, देखो ना ये कट गया इससे 2, क्लियर है, तो क्या बचा बाबू, -2 पाई ए, और इधर क्या बचा तुमको, e माइनस 2r बाई ए माइनस ई, 2 इंटू 0, 0 अपॉन 0, मतलब ये पूरा चीज कितना हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0, मतलब ये पूरा चीज बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं बाबू, इसको, इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, क्लियर है ना। तो q बराबर 2 पाई ए, क्लियर है, 1 माइनस ई माइनस 2r बाई ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर ला करके डिवाइड हो जाएगा, तो q अपॉन 2 पाई ए, क्लियर है, इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस 2r बाई ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए बाबू ध्यान से, यहां पे अब हम क्या करेंगे कि इस q को इधर ले आते हैं, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो e माइनस 2r बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस q अपॉन 2 पाई ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों साइड हम क्या करेंगे बाबू, अब लॉग लगा देंगे, क्लियर है। तो लॉग लगा दिया, तो LOG लॉग लगा दिया, क्लियर है। तो जैसे ही लॉग लगा तो लॉग e माइनस 2r बाई ए इज इक्वल टू लॉग, क्लियर है, 1 माइनस q अपॉन 2 पाई ए, समझ रहे हो मेरी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए लॉग निकला तो ये क्या हो गया, माइनस 2r बाई ए, माइनस 2r बाई ए इज इक्वल टू लॉग, क्लियर है, 1 माइनस q अपॉन 2 पाई ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ गई मेरी बात समझ में। अब हमको चाहिए क्या, r चाहिए, हमको r चाहिए ना, रेडियस हमको चाहिए, क्लियर है। तो ये इधर चला गया, तो क्या हो गया बाबू, r बराबर माइनस ए बाई 2, क्लियर है ना, लॉग 1 माइनस q अपॉन 2 पाई ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ही कंफ्यूजन हो गया कि अगर माइनस है तो तुम देखो ना बाबू, कोई भी क्वेश्चन तुम देखो, तुमको माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यही आदमी को गलत होता है। तो अब क्या होगा ना कि अब आप क्या कीजिएगा कि देखो आपको फॉर्म जो दिख रहा है वो a बाई 2 लॉग 1 माइनस q अपॉन 2 पाई ए, आपको ये वाला फॉर्म मोटा मोटी दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि माइनस को इग्नोर मार करके उस पर टिक मार दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। अब हम क्या है बाबू, देखो ये माइनस है ना, लॉग के आगे लगा हुआ है, तो उसको हम -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्लियर है। तो इसको हम -1 लिख सकते हैं, इसको ही हम पावर में रहता है तो ना आगे लाते हैं, तो अगर आगे है तो पावर में लेके चले जाएंगे, तो यहां से इसको हम पावर में लेके चले आए, पावर में लेके आए तो वो क्या हो गया, नीचे चला गया, तो r बराबर क्या हो गया, a बाई 2 लॉग, क्लियर है, 1 बाई 1 माइनस q अपॉन 2 पाई ए, और देखो अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल है, डी ऑप्शन है ऐसा, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि देयर इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब आप समझो कि देयर इज अ स्फेरिकल बॉडी, क्लियर है, और उसके ऊपर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक स्फेरिकल बॉडी के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कब होगा, जब वो बॉडी हॉलो बॉडी होगी, क्लियर है।
तो एक मान लेते हैं हम लोग कि एक हॉलो बॉडी है, स्फेरिकल, क्लियर है। अब क्या है बाबू कि देयर इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ रेडियस r0 फ्रॉम द ओरिजिन से r0 पे। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब जब शुरू में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो रेस्ट में था, ठीक है। उसके बाद एंड स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ म्यूचुअल, क्लियर है, रिपल्सन, क्लियर है। द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स बेस्ट द स्पीड वी आर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज इज फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस। आप समझिए एक बात ध्यान से, क्लियर है। मान लो, हटाओ इसको, क्लियर है ना। मान लो कि यहां पे हम लोगों ने ऐसे कुछ चार्ज को ऐसे रखा। इनिशियली ये चार्ज r0 डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं, क्लियर है, r0 डिस्टेंस पे है। या आप उसको ऐसे समझो कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ दो ही चार्ज लेके समझते हैं, क्लियर है। इनिशियली ये r0 डिस्टेंस पे है और उस समय क्योंकि रेस्ट में है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी v0 जो है वो क्या है बाबू, आपकी 0 है, सही ना। अब क्या हुआ, ठीक है ना, अब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है दे स्टार्ट्स टू एक्सपैंड, समझो मेरी बात, ये चार्ज एक्सपैंड करना स्टार्ट कर गए, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी यूनिफॉर्म सिमेट्री की वो फैलना स्टार्ट कर गई, क्लियर है। तो जब वो फैलना स्टार्ट कर गई बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्सन, तो उस समय उसकी स्पीड और उसकी रेडियस का जो रिलेशन है वो कैसा होगा। तो अब देखिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा, आप देखिए कि जब वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्लियर है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप समझिए मेरी बात, स्पीड जो है, आप अगर ऐसे आप सोचें, क्लियर है ना, तो आप ऐसे देखिए इसको, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो आपको रिलेशन याद होगा बाबू कि जो वेलोसिटी होता है ये फंक्शन होता है किसका, एक्सेलरेशन का, याद है ना। और जो एक्सेलरेशन होता है वो फंक्शन होता है किसका, वेलोसिटी का, या एक्सेलरेशन फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर का। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आप देखिए कि जैसे जैसे वो स्फीयर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे स्फीयर बड़ा होता जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस रेडियस उसका बढ़ता जाएगा और जो फोर्स है वो घटता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फोर्स घटेगा, फोर्स घटा दैट मींस एक्सेलरेशन कमते चले जाएगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो क्या होगा, वो रिटार्डिंग स्टेट में होगा। इसका हम आपको ना एक तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अभी देते हैं। आजकल देखोगे बाबू कि एक टिश्यू कैप्सूल आती है, एक कैप्सूल होती है, ठीक है, जो कि टिश्यू पेपर होता है, ठीक है। उस कैप्सूल को आपने रखा और उसके ऊपर आपने क्या हुआ, 2 बूंद पानी दिया, आपने 2-4 बूंद पानी आपने उस टिश्यू पे गिराया। जैसे ही गिराता है ना तो कभी तुम उसके फैलने के जो उसका जो बदलाव है, जो वो फैल रहा है उसको कभी तुम गौर करना। क्या होगा, जब वो फैलेगा तो थोड़ा हल्का फास्ट होगा, हल्का फास्ट होगा, और फिर वो ऐसे धीरे 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 फैलेगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद उसकी फैलाव रुक जाएगी, फिर आपको हाथ से उसको वो करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आप समझिए मेरी बात, जैसे ही आपने उस कैप्सूल के ऊपर कुछ बूंद पानी की गिराई, पानी उस कैप्सूल के बल्क में इंटर किया, और आप ऐसा ही समझो कि उसके अंदर उसने रिपल्सन किया, तो कैसे उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। जैसे जैसे वो कैप्सूल बड़ा हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है, क्लियर है। तो यही चीज यहां पे भी होगा, जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स जो है वो कमने लगेगा। फोर्स कमने लगेगा मतलब एक्सेलरेशन कमने लगेगा, एक्सेलरेशन कमने लगेगा मतलब बॉडी रिटार्डिंग स्टेट में होगा, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या होगी, धीरे 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 घटती चली जाएगी। इनिशियली रेस्ट में था, थोड़ा वेलोसिटी गेन किया और फिर क्या हुआ, रेस्ट की तरफ मुड़ने लगा वापस। आ गई मेरी बात? तो इस
स्टेटमेंट के हिसाब से अब ग्राफ का मिलान कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जब रेडियस r0 था तो वेलोसिटी v0 थी, वेलोसिटी v0 थी। उसके बाद क्या हुआ कि वेलोसिटी एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा और उसके बाद वो घटता चला गया, घटता चला गया, और जब r टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया तो वेलोसिटी की अप्रोच 0 हो गई। क्लियर है? तो क्या ये जवाब सही है? ठीक है, आते हैं उस पर। ठीक है ना, हम वापस करते हैं। इसके अंदर नॉन लीनियरली बढ़ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है? क्योंकि म्यूचुअल रिपल्सन से सिमेट्रिक फैलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तो इसका जवाब नहीं है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या हुआ, अब सुनना ध्यान से। उसके बाद क्या हुआ बाबू, ठीक है, कि यहां पे आ जाओ, ये थर्ड ग्राफ। तो r0 पे v0 0 है और उसके बाद क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी। ग्राफ का कर्व ऊपर की तरफ है, y एक्सिस के अलोंग, तो इंक्रीज कर रहा है, जो कि होगा क्या, नहीं होगा। तो कहने का मतलब इस ऑप्शन में से B और C जो है वो तो पहले आउट हो गया। तो अब देखो, अब D देखो, R0 पे V0 0 और इस तरह से ये बढ़ रहा है। क्लियर है? ये क्या है, ये बढ़ रहा है, ऐसे थोड़ा बढ़ा और ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह का ग्राफ है। कि ग्राफ अगर को इसको मान लो इसे हम खुदा ना खासा इसको हम कंप्लीट कर दें कुछ इस तरह से, तो ये ग्राफ तुमको वैसा ही दिखेगा, ट्राजेक्टरी वाला पाथ तुमको दिखेगा। इसमें क्या होता है बाबू, क्लियर है ना? अब आप समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होता है उसका x कंपोनेंट थ्रू आउट द पाथ नहीं बदलता, सेम रहता है, और जो y कंपोनेंट होता है वो चेंज करता है। इस बात को समझिए, यही होता है ना इसका मतलब। अब जब आप, ठीक है ना, जब आप, ठीक है, उस स्फीयर को, ठीक है, चार्ज दिए, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 थी। जैसे जैसे, मेरी बात को समझिए ध्यान से, ठीक है, वेलोसिटी 0 थी, इसका मतलब देयर इज सम फोर्स, ठीक है, जिसने उस चार्ज के बीच में उस समय हो रहे रिपल्सिव फोर्स को क्या करके रखा है, न्यूट्रलाइज करके रखा है। क्लियर है? तभी तो वेलोसिटी 0, मतलब देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही आपने उसको अगले पड़ाव में देखा तो वो चार्ज रिपेल करना स्टार्ट हुआ, जिससे जो गोला है वो गोला क्या हो गया, बड़ा हो गया। गोले का क्या बढ़ गया, वॉल्यूम। मेरी बात सुनिए, गोले का क्या बढ़ गया, वॉल्यूम। तो V बराबर 4/3 पाई r क्यूब, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट r स्क्वायर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, सॉरी, r क्यूब। क्लियर है ना? इसको अगर हम dv/dt कर दे तब, तो dv/dt कर दोगे इज इक्वल टू 3r स्क्वायर dr/dt। यही dr/dt क्या है, यही क्या, अरे dr/dt क्या है, वही तो उसका है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि dv/dt 1/3r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू v। अब बताओ, इन शॉर्ट इसको कांस्टेंट मान लिया जाए, क्योंकि हमको रिलेशन पूछ किसका रहा है, रेडियस और वेलोसिटी का। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट 1/3r स्क्वायर, सिंपली 1/r स्क्वायर। अब बताओ ये सही है कि ये सही है? आ गया समझ में रिलेशन? आ गया ना समझ में? तो दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस सब मिलान करके तब आप इसको टिक कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बाबू, कि सोन इन फिगर आर 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये हो गया आपका माइनस क्यू। इनसाइड द कैविटी, ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है, उसकी कैविटी के अंदर जो है 2 ठो चार्ज रखे हुए। द चार्ज आर केप्ट नियर द सरफेस of the cavity on the opposite side of the center of the cell. Clear है? If ρ1 is the surface charge
on the inner surface and q1 net charge on it and rho 2 be the surface charge on the outer surface and q2 net charge on it, तो बताइए कि इनमें से ABCD में से कौन सा रिलेशन सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक एग्जांपल समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मोटा मोटी मान लो इसी एग्जांपल का प्रतीक है जो हम पूरा बताने वाले हैं। रोड पे जब आप गाड़ी चलाते हैं, क्लियर है ना, तो देखिएगा कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसका एक्चुअल मतलब क्या है पता है? इसका एक्चुअल मतलब है ना, इसके एक्चुअल मतलब दो है। नजर हटी दुर्घटना घटी का मतलब पहला क्या है, ठीक है, कि पहला ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो आदमी को ले डूबता है। इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मतलब यही है। अब होगा क्या, देखिए लोग करते क्या है, जैसे ही हमने कहा कि देयर इज अ चार्ज, समझिए मेरी बात, क्वेश्चन में है कि देयर इज अ चार्ज गिवन ऑन द इनर कैविटी, तो अब तुमको याद आ गया तुरंत में कहानी। हमने कहा था, याद करो, टू सेल थ्योरम, याद है ना, टू सेल थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, टॉपिक में, जिसमें हमने कहा था कि इफ वी गिव एनी चार्ज, ठीक है, टू अ स्फीयर, द चार्ज विल कम ऑन द आउटर बाउंड्री। क्लियर है? तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि अच्छा इसको क्यों मिला, इसको माइनस क्यों मिला, तो ये तो फ्लोट कर करके बाहर आ जाएगा। अरे आ जाएगा बाहर, पर क्वेश्चन को पूरा पढ़िए बढ़िया से। इस क्वेश्चन में जो चार्ज दिया हुआ है वो सरफेस के नजदीक दिया हुआ है, सरफेस पे नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सरफेस के नजदीक रखा हुआ है, ये सरफेस पे नहीं रखा हुआ है। तो इसका मतलब वही समझ में आया ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने वो देखा ही नहीं तो आपकी कहानी पलट जाएगी, आंसर कुछ और आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बाबू ध्यान से सुनिए इसका आंसर। चार्ज कहां है? कैविटी के अंदर, सरफेस, इनर सरफेस के नजदीक। बाहर में चार्ज क्या है? कुछ नहीं। मेरी बात समझिए, अगर ये चार्ज यहां दिया हुआ है तो यहां क्या है? कुछ नहीं। या बाहर के सरफेस पे, इस सरफेस पे क्या है? कुछ नहीं। क्लियर है? तो कहने का मतलब, अब मेरी बात को समझा जाए ध्यान से, ऑन दी आउटर, क्लियर है, सरफेस, आउटर सरफेस। बाबू आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो Q2 है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। क्लियर है? मेरी बात को समझे ध्यान से। क्लियर है? तो आप इस बात को देखिए, समझिए ध्यान से कि बाहर सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब Q2 जो हुआ वो 0 हुआ। क्लियर है? और जब कोई चार्ज ही नहीं है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ नहीं होगा। सो सिग्मा 2 की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। मेरी बात समझ में आ गई? अब आ जाओ इसी क्वेश्चन का आगे, ऑन दी आउटर, सॉरी, ऑन द इनर सरफेस। तो इनर सरफेस, टोटल चार्ज इन द कैविटी इज द सम ऑफ ऑल द चार्ज प्रेजेंट इन द कैविटी। मेरी बात को समझिए ध्यान से। टोटल चार्ज इन अ बॉडी, आपने पढ़ा ना एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एडिटिव सम या इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो टोटल चार्ज इन द कैविटी इज द सम ऑफ ऑल द चार्ज इनसाइड द कैविटी। एंड व्हाट इज दैट? वो है Q1 और उसके बनिस्पत जो है वो क्या है? सिग्मा 1। क्लियर है ना? आ गई मेरी बात समझ में? तो आप देख रहे हो ना कि Q1 जो है बाबू वो तो 0, सॉरी, वो तो 0 हो गया। अब बस फिर एक नई गलती, फिर से आ गई मेरी बात। अब देखिए वापस हम समझाते एक मतलब। जैसे अभी हमने कहा ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, इसके दो मायने हैं। पहला कि ओवर कॉन्फिडेंस आपका प्राण ले सकता है ना। और दूसरा, देखिए बाबू, रोड पे कुछ कुछ लगा हुआ है,
इस बात को समझना होगा। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क और ख का फर्क नहीं पता है, जिसको लिटरली अनपढ़ कहा जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? पर वो बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है कहीं ना कहीं ट्रक का कुछ का ऐसे वैसे, ठीक है। तो उनको तो रोड पे अगर लिखा हुआ है कि नजर हटी दुर्घटना घटी या सलमान खान आगे खड़ा है, उनको क्या पता चलेगा? बात समझ में आ रही है? पर अगर तुम कभी भी ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम कहीं उसी तरह के तख्ते पे, उसी तरह के बोर्ड पे, ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी की जगह पे तुम लिख दो सलमान खान जिंदाबाद, उसको लगेगा कि नहीं वही लिखल है, सही ना? तो इस चीज को समझना होगा। अब जैसे ही तुमने Q1 को 0 कर दिया, अगेन ओवर कॉन्फिडेंस, अगर फिर से आपने ध्यान नहीं दिया और आपने कहा कि कोई चार्जे नहीं होगा तो सरफेस कहां से होगा? 0 होगा? नहीं, 0 नहीं होगा, बिकॉज दिस चार्ज इज केप्ट नियर द सरफेस, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज देयर विल बी अ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस। आ गई मेरी बात? एक इंड्यूस करेगा चार्ज, तो इसके इनर सरफेस के, ठीक है, बाउंड्री पे क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होगा। नहीं समझ में आया? हटाओ उसको। यहां पे ये चार्ज होगा, इस चार्ज का ये प्रभाव क्षेत्र होगा, ये चार्ज होगा, इस चार्ज का प्रभाव क्षेत्र होगा। इनर सरफेस की जो बाउंड्री है, ठीक है, वो उस प्रभाव क्षेत्र में जरूर एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही नजदीक रखा हुआ है ना। इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इनर की 0 नहीं होगी। बात समझ में आया कि नहीं आ गया? तो यहां पे क्या हो गया? Q1 तो 0 होगा पर सिग्मा 1 0 नहीं होगा। तो अब इसके आधार पे आप ऑप्शन उठा के देख लीजिए। सी ऑप्शन है, क्लियर है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस सब चीज पे ध्यान देके सॉल्व करने की चीज है। देखो क्वेश्चन क्या है कि बाबू देखो, 2 ठो कंडक्टिंग स्फीयर है, ए और बी, कंटेन इक्वल चार्ज। तो मान लो कि ये एक स्फीयर हुआ, ये एक स्फीयर हुआ, इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर Q चार्ज है, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो d है, r है जो मान लीजिए। तो उस केस में F बराबर KQ² अपॉन d² होगा। क्लियर है? अब क्या किया गया बाबू कि एक ठो तीसरा लाया गया आइडेंटिकल चार्ज, जो कि कंडक्टिंग स्फीयर था C, उसको ला करके पहले C को पहले लाए और इससे टच किए, A से। ये A है, ये B है। तो जैसे ही A से टच किए तो केस 2 समझिए, जैसे ही A से टच किए तो क्या हुआ बाबू? टच करेंगे तो चार्ज दोनों में आधा आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो A का चार्ज Q/2 हो गया। क्लियर है? उसके बाद उसको A से टच करने के बाद फिर B से भी टच कर दिए, तो इसके ऊपर जो C था उसके ऊपर Q/2 चार्ज था, टच करने के बाद एक आधा चार्ज उसमें आ गया। और जब इसको टच किए तो देखिए C का चार्ज Q/2 और B का चार्ज Q, मतलब ये कितना हो गया? 3Q/2, ये पूरा चार्ज हो गया दोनों का। और जब टच किए तो फिर आधा आधा हो गया, तो क्या हो गया? 3Q/2/2, मतलब 3Q/4। तो मतलब इसके ऊपर 3Q/4 चार्ज आ गया और फाइनली इसके ऊपर भी 3Q/4 चार्ज आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है और उसके बाद इसको यहां से रिमूव कर दिए, तो हटा दिए। मान लो C यहां पे कहीं आया होगा, उसके ऊपर 3Q/4 चार्ज रहा। क्लियर? अब बताना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स A और B के बीच में क्या होगा। तो देखिए बाबू, सीधा डिस्टेंस में तो कोई फर्क आया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? F बराबर K, क्लियर है ना? F बराबर K, ठीक है, Q/2 3Q/4 अपॉन d²। तो F बराबर, देखो ध्यान से, 3/8 KQ² अपॉन d² हुआ। और यही तुम्हारा पहले वाला ये F' हो गया, यही पहले वाला फोर्स F था। तो F' बराबर क्या होगा? 3/8 F। तो जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया? 3/8 F, है ना? तो ये जो हो गया ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन
जेई मेंस में 2018 में आया हुआ ही क्वेश्चन था। क्लियर है, समझ लो मेरी बात। तो करना कुछ नहीं था, ठीक है। अभी यही चीज इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं कि इसी को बीच में अगर रख देता तो क्या होता, तो भी आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते। समझ लो मेरी बात, ठीक है। चलिए नोट किया जाए।